हेलो दोस्तों, मैं अंकिता संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से आपके प्रीलिम्स परीक्षा में 59 डेज बचे हुए हैं, तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रिवीजन पीवाईक्यू सी सेट मतलब प्रीलिम्स परीक्षा के सभी आयामों पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं अपनी सीरीज पे। जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक हमारा क्या है? संवैधानिक अधिकार, ठीक, या मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार का टॉपिक है उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कर लिया था। आज बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 करने के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो मौलिक अधिकार है, ये कहाँ पे वर्णित है? ये भाग 3 में। ठीक, भाग 3 12 से 35 के बीच में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो आंसर में बाद में जाएंगे, पहले ये समझते हैं कि पोस्टमार्टम। देखो पोस्टमार्टम क्यों होता? पोस्टमार्टम एक जांच की प्रक्रिया है। जब आप लोग भी सुनते होंगे अपने आसपास के क्षेत्र में, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी की ऐसे संदिग्ध डेड बॉडी मिली, तो सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलता है कि मृत्यु का कारण क्या है। ठीक, तो उसी तरीके से पोस्टमार्टम यहाँ भी एक मतलब पोस्टमार्टम का जो प्रयोग किया गया है वो जांच प्रक्रिया को लेकर के किया गया है। तो एक उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा, ये जो दो प्रकार के रीट है। तो उत्प्रेषण में क्या होता है? जो उच्च न्यायालय होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जांच करता है। और अधिकार परीक्षा मतलब ये उनके उत्तरदायित्व में या उनके मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं, तो उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ई होगा, लेकिन जो बीपीएससी ने इसको डी माना था। ठीक है, लेकिन अगर सी और डी दोनों होते तो ठीक है, तो आपका जो जवाब होता वो सी और डी होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें न्यायपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट या याचिका को क्या कहा जाता है? तो वो जो रिट है उसको क्या बोला जाता है? परमादेश। परमादेश से क्या तात्पर्य है कि वह मतलब जो उसकी प्रदत्त शक्तियां हैं उसके अंतर्गत आता है या अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार कर रहा है, ये सारी चीजें उस मतलब परमादेश जो रिट है उसके अंतर्गत शामिल है। तो परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडमस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैंडमस। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? परमादेश। मतलब हम आदेश दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और इसके प्रावधानों को मिलाने के। तो देखो जो 16 आर्टिकल 16 क्लास 2 है, तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में क्या पढ़ा था? लोक नियोजन के समान अवसर। ठीक, 29 क्लास 2 में क्या कहा गया है? 29 क्लास 2 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, इनमें से किसी भी अधिकार में जो राज्य द्वारा संपोषित मतलब अल्पसंख्यकों का प्रावधान 29-30 में है। ठीक है, तो और 30 में क्या बोला गया है? जो 30 का क्लास 1 है इसमें बोला गया है कि सभी अल्पसंख्यक, ठीक है, वो चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ है? 31 क्लास 1 में किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा? चलो मिला लेते हैं, यहीं पे ही मिला लेते हैं। ए का 2, ठीक, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो क्या होगा? ए का 2, बी का 4 और सी का 3, डी का 1। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलो अभी तक जितने आर्टिकल है ना सभी को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आप चलो मैचिंग करते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। और ये अनुच्छेद 17 किसमें आएगा? समता के अधिकार में। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किसमें आएगा? ये है आर्टिकल 22 में। ठीक,
जो शामिल किसमें है, स्वतंत्रता के अधिकार में। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये किसमें है, 29 में। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। देखो जो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत किसमें है, ये आर्टिकल 18 और ये शामिल किसमें है, 14 से 18 समता का अधिकार। फिर धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता तो ये किसमें है, ये है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, ये जोड़ा कब गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक, संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर मैचिंग दिया है, मौलिक कर्तव्य, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो जो मौलिक अधिकार है ये कब जोड़ा गया है, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मूल संविधान में 10 कर्तव्य थे, 11वां जो शिक्षा का है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद फिर है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। और जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो कहाँ पे दिया गया है, मिनर्वा मिल्स में। ठीक, और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध ये किसमें है, संविधान का अनुच्छेद 23। तो क्या होगा, 3, 4, 1, 2। देखो कभी कभी ऐसे सिर्फ अगर मतलब पूछे कि मूल ढांचे का सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया गया तो उसका जवाब होगा केशवानंद भारती। ठीक है, और जो मिनर्वा मिल्स ये 1980 में जब आता है। ठीक है, तो 1980 में डीपीएस, ये 1980 में जब आता है मिनर्वा मिल्स वाद। ठीक, तो ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ठीक बराबर है, मतलब एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सबसे पहले कौन सा वाद आया था, तो देखो जो गोलकनाथ वाद आता है ये कब आता है, ये आता है 1967 में। उसके बाद एक सेकेंड लिख देते हैं ना, गोलकनाथ कब आया था, ये आया था 1967 में। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था, 1973 में। एक वो मिनर्वा मिल्स कब आया था, 1980 में। और एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्य कब आया था, ये आया था 1950 में। तो सबसे पहले कौन सा निर्णय आया था, DABC, DABC, तो ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति की अधिकार की क्या स्थिति है, यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। उसके बाद यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह ना तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है IS-3 2021 में। ठीक, तो जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है, कैसा अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक, पहले ये मौलिक अधिकारों में शामिल था, फिर अब नहीं है। ठीक, समाप्त कर दिया गया था इसे। और कब समाप्त किया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अब ये 300 का में है। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, संपत्ति का अधिकार है तो ये कैसा अधिकार है, वैधानिक है, कानूनी है, नैसर्गिक है। तो ये कानूनी अधिकार है। ठीक, चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला क्या है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो क्या है, पहला तो सही, एक सेकंड,
हाँ, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन विरोध का जो अधिकार है ये नहीं है। ठीक, कौन सा नहीं है? विरोध का अधिकार। देखो, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन विरोध का अधिकार कोई अलग से प्रदत्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, जो समान आवास का अधिकार है ना, तो समान आवास का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है। ये किसमें है? 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद जो धर्म पालन में, जो धर्म का अधिकार है या धर्म से स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें है? 25 से 28 और स्वतंत्रता का 19 से 22। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो वो किसको नहीं दिया? सूचना का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार है? सूचना का अधिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, किसी भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। और ये किसमें आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मौलिक अधिकार के बताया था, जो भारतीयों को कौन कौन से? 19, 15, 16, एक सेकेंड, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, यहाँ पे नहीं है 30, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15, 16, 19, 29, 30। तो जो ये 5 आर्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। ठीक, और अल्पसंख्यकों को अधिकार ये 29 में। तो 1 और 3 जो है ये किसे प्राप्त है? ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भारतीय और जो गैर नागरिक है दोनों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये अनुच्छेद 21। तो देखो, आपको बस ये याद रखना है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल जो ऐसे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? फिर अपने आर्टिकल लिख लो। 15, 16 सबसे पहले लिख लिया करो। 15, 16, 19, 29 और 30। इसमें कौन सा नहीं है? तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 14। ये 14, जबकि जो 15 है ना, 15 जो ये धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर जो ये रहता है, ये किसे? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। फिर से एक बार याद कर लो। 15, 16, 19, 29, 30 जो ये 5 आर्टिकल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसे प्राप्त हैं? सिर्फ
भारतीयों को, ठीक है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? बस प्रश्न की प्रकृति चेंज कर रहा है और पूछ सिर्फ वही रहा है। देखो इसमें क्या होगा, 2 3 4, 2 3 4 क्या, जो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भारत के सभी व्यक्तियों के लिए 2 3 4 उपलब्ध नहीं है, जबकि विधि की समक्ष समता जो 14 है ये भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ठीक है। भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो वो दावा किसका नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता का। तो देखो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 15, 16, 19, 29, 30, तो उन जो आर्टिकल 19 है उसमें जो शामिल है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका जो है दावा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक। जबकि विधि के समक्ष समता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ब्रिटिश नागरिक, मतलब ब्रिटिश नागरिक नहीं, जितने भी गैर नागरिक हैं सभी को प्राप्त है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? पहला है वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। बी है भारत के राष्ट्रपति स्वयं एवं संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि की लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। या संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। इसमें पूछा है कि जो धार्मिक संप्रदाय है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा किन विशेष, मतलब जब मिलता है तो वो किसके हकदार हो जाते हैं, या फिर एक तरीके से उनके जो अधिकार है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जब अल्पसंख्यक के दायरे में आ जाते हैं, अल्पसंख्यक उन्हें दर्जा मिल जाता है अल्पसंख्यक का, तो वो विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का संचालन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? वो संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं। 15 पॉइंट कार्यक्रम क्या है? तो ये जो है अल्पसंख्यकों के हितों को या उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम है, ठीक है, जिसे जो है 2006 में प्रारंभ किया गया था। फिर बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? ये सन 1976 में बंधुआ मजदूरी का जो अधिनियम है उसे पारित किया गया था, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया जाता है, तो किसमें? भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। देखो जो मानवाधिकार को एक तरीके से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ने कुछ मतलब प्रावधान दिए हैं, भारत के संविधान में भी दिया गया है, जो अनुच्छेद 23 में है ना, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो ये जितने भी कानून हैं ये व्यवस्था करते हैं किसके लिए? जो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम के निषेध के लिए, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्य के साथ सहसंबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो देखो जो अधिकार और कर्तव्य है इनका अस्तित्व से संबंधित है, मतलब अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं।
अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। तो देखो, जो अधिकार है वो क्या है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। मतलब जो राज्य है वो नागरिकों पे अपनी मनमानी नहीं थोप सकता, उसके जो अधिकार है वो नागरिकों को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो जो सेवा के अधिकार या मौलिक अधिकार, इन सबकी जो एक तरीके से अवधारणा कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन में। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, कंप्लीट हो गया। तो जो मौलिक अधिकार है, ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार किसमें है, एक सेकंड, जो समता का अधिकार है वो, समता का अधिकार किसमें है, 14 से 18 समता का अधिकार। ठीक, समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ विधियों की व्यावृत्ति है। फिर संवैधानिक उपचारों की अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। इसमें अनुच्छेद 32 से 35 तक प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार की जारी करता है, 5 प्रकार की। ठीक है, वो कौन कौन सी है, चलो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितनी प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी का जो मौलिक अधिकार का है ये पूरा चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। कैसा लगा जरूर बताना। इसके बाद हम लोग करेंगे नीति के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रीलिम्स के लिए एक तरीके से जो बूस्टर टॉपिक होते हैं। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान का निर्माण, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर उधर पंचायती राज, और इस बार निर्वाचन आयोग को भी अच्छे से करना है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको हम लोग अच्छे से करते हैं ताकि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।